अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डॉक्टर वासिक हुसैन साहब एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नया कोर्स कंटिन्यू मैकेनिक्स, नई प्लेलिस्ट कंटिन्यू मैकेनिक्स। ये कोड है इसका मैथ 409 और ये आपके पास जो है लेक्चर जो है ना इसका ए पार्ट है। लेक्चर लेंथी था, इसका ही मैंने ना दो हिस्से कर दिए, ये ए पार्ट है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने टेक्स्ट बुक कौन सी फॉलो करनी है। ये लें जी, आपकी किताब आ गई। ये है जी नॉन लीनियर सॉलिड मैकेनिक्स अ कंटिन्यू अप्रोच फॉर इंजीनियरिंग। ये जेराल्ड फॉल्सफेल की है। ये है जी आपके पास टेक्स्ट बुक जो हम फॉलो करेंगे। अब देखते हैं टॉपिक्स कौन से कवर करने हैं। अब देख लें, नाम तो इसका कंटिन्यू मैकेनिक्स है, लेकिन ये तब आपको समझ आएगा अगर आपकी दो बैकग्राउंड स्ट्रांग है। वही दो कोर्स इस कोर्स का प्री रिक्विजिट है। एक तो है आपके पास लीनियर अलजबरा और दूसरा है आपके पास वेक्टर्स यानी कि वेक्टर कैलकुलस। यहाँ पे देख लें, स्टार्ट में हो रहा है अलजबरा ऑफ वेक्टर्स। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि एक वेक्टर है उसको लीनियर कॉम्बिनेशन या लीनियर सम ऑफ बेसिस वेक्टर्स कैसे लिख सकते हैं। अब देख लें, बेसिस वेक्टर्स का वर्ड आ गया ना, ये आपने लीनियर अलजेब्रा में पढ़ा था। तो उसके बाद हम देखेंगे जी ट्रांसफॉर्मेशन लॉ कैसे हो सकता है बेसिस वेक्टर्स का और कंपोनेंट्स का। यानी कि एक सेट है बेसिस वेक्टर्स का, एक और सेट है उसके अंदर भी बेसिस वेक्टर्स हैं। क्या दोनों सेट्स के जो बेसिस वेक्टर्स हैं आपस में लिंक हो सकते हैं, उनके कंपोनेंट्स लिंक हो सकते हैं? अगर उनके कंपोनेंट्स भी लिंक हो सकते हैं तो वो होंगे जी ट्रांसफॉर्मेशन लॉस। ये हो जाएगा तो आगे आ जाएगा अलजेब्रा ऑफ टेंसर्स। देखिए, ये ऐसा टॉपिक है जिससे बदकिस्मती से मैथ वाले भी मैथ वालों को डरा रहे होते हैं और स्टूडेंट स्टूडेंट को डरा रहे होते हैं जी कि ना ही पढ़ें इस कोर्स को। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। टेंसर्स इसलिए नहीं आए थे कि आप टेंस हो जाएं। टेंसर्स इसलिए आए थे कि जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं या बहुत लंबी कैलकुलेशंस हैं वो शॉर्ट हो जाए। मैंने सिंपल बताया, ये मोटिवेट किया आपको। जो लेंथी कैलकुलेशंस हैं वो शॉर्ट हो जाएं। आज भी हम देखेंगे, इस लेक्चर के अंदर भी देखेंगे। फिर आती हैं आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स ऑफ टेंसर्स। टेंसर्स को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे और आगे वही करेंगे जैसे हम आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए करते थे लीनियर अलजेब्रे में। अब आगे चलते हैं। ये हिस्सा मैंने आपको कम से कम 8 वीक्स तक कराना है। ये एक बार हो जाएगा, बैकग्राउंड बन जाएगी, उसके बाद फिर हम ये कंटिन्यू मैकेनिक्स पे आएंगे, क्योंकि डायरेक्ट मैं यहाँ से स्टार्ट नहीं करा सकता। यहाँ पे आती है कन्फिगुरेशन। ये समझ लें कि शेप ऑफ द बॉडी। ठीक है जी, शेप ऑफ द बॉडी फिलहाल मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। मतलब कि यहाँ पे हमने क्योंकि इलास्टिक बॉडीज को पढ़ना है, तो जैसे आपका स्प्रिंग है, आप उसको प्रेस करते हैं तो कंप्रेस हो जाता है, छोड़ देते हैं वापस उसी फॉर्म में आ जाता है। ऐसी बॉडी होती है इलास्टिक बॉडी। इसी तरह से सोफे के ऊपर आप बैठते हैं, वो फॉर्म होता है, वो दब जाता है, आप उठते हैं वापस उसी फॉर्म पुरानी वाली शेप में आ जाता है। बशर्ते कि मजीद उसके अंदर मतलब कि दबाव ना रहे, वापस एग्जैक्टली उसी फॉर्म में आए, तो वो भी हो गई इलास्टिक बॉडी। तो अब ये जैसे आपके पास मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ हम दो चीजें पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे जी रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन और करंट। ये तो पता नहीं लग रहा होगा, मैं देखें पहले बोल देता हूँ, पता नहीं लग रहा। रेफरेंस से मुराद है जब डिफॉर्मेशन नहीं हुई, जब शेप नहीं बिगड़ी। और दूसरा हो जाएगा आपके पास डिफॉर्म्ड या करंट, यानी कि जब शेप बिगड़ गई। आगे लिखा हुआ है मोशंस ऑफ कंटिन्यू बॉडीज। देखें, इस कोर्स को भी ना लोग कई बार इस तरह से पढ़ते हैं, कंटिन्यूम क्वांटम, वो क्वांटम से कर देते हैं उसको कंफ्यूज, जो कि गलत है। क्वांटम में माइक्रो लेवल पे मामला होता है। यानी उसमें तो जो आपके पास पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनमें तो जो डिस्टेंस होता है वो तो माइक्रो लेवल पे भी डिसकंटिन्यूटी है। कंटिन्यूम, ये जो आपके पास कंटिन्यू मैकेनिक्स है या कंटिन्यू बॉडीज हैं, ये मैक्रो लेवल पे है। ये मैक्रो लेवल पे है, जो आप अपनी आंख से देख सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे आपके पास जो है डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, वॉल्यूम हो, ये कंटिन्यूस फंक्शंस होंगे डिस्प्लेसमेंट के वगैरह के। ठीक है ना? तो ये मतलब है कि जो आपके पास स्पेस कोऑर्डिनेट्स हैं उनके ना कंटिन्यूस फंक्शंस होंगे, या ये कहना चाहिए इसकी जो डायमेंशन होती है कंटिन्यू बॉडी की, वो उन पार्टिकल के जो दरमियान में डिस्टेंस होते हैं, जो माइक्रो लेवल पे मामला होता है, उसके मुकाबले में साइज इसका बहुत बड़ा होता है। ठीक है जी? तो कंटिन्यू बॉडी है, ये मैक्रो लेवल पे, माइक्रो लेवल पे नहीं है। माइक्रो लेवल पे डिसकंटिन्यूस है मैटर, लेकिन हम मैक्रो लेवल पे लेंगे जहाँ पे कंटिन्यूटी आएगी, स्मूथ भी आएगा, स्मूथ होना भी आएगा, स्मूथ फंक्शन या स्मूथ बॉडी सब कुछ आ जाएगा। अब ये है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अब आप कहेंगे सर आपने कहा था जी कि फिजिक्स नहीं पढ़ी तब भी कोई मसला नहीं है, तो यहाँ पे तो आ रही है। तो देखें ना, डिस्प्लेसमेंट जो आपके पास जो है ना, इसका जो पहला डेरिवेटिव आप लेंगे ना, ये क्योंकि डिस्टेंस ही होगा ना खास डायरेक्शन में, और वो चीज आपके पास वेक्टर से आती है। इसका जब पहला डेरिवेटिव टाइम के लिहाज से लेंगे वेलोसिटी आएगी, दूसरा लेंगे एक्सेलरेशन, ये तो पता ही है ना। आगे आता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब डेरिवेटिव है, फिलहाल मैं यही बोल रहा हूँ। और उससे रेलेवेंट जितने भी ऑपरेटर आएंगे वो हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है मटेरियल स्पेशल डेरिवेटिव्स। मटेरियल डेरिवेटिव तब होगा जो बॉडी डिफॉर्म नहीं हुई। स्पेशल डेरिवेटिव तब होगा जो बॉडी डिफॉर्म हो गई है। देखें यहाँ पे भी डेरिवेटिव्स में भी देखें आपको फर्क नजर आएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट, यानी कि एक बॉडी को डिफॉर्म कर दिया, उसकी शेप आपने चेंज कर दी है, राइट? शेप चेंज कर दी है, तो यहाँ पे देख लें वो किस तरह से चेंज हो रही है, उसके लिहाज से वो डेरिवेटिव्स का बताएगा। आगे आता है स्ट्रेन टेंसर। अब देख लें, इसलिए यहाँ पे टेंसर्स कराए गए ऊपर, ये जो लिखा हुआ है ना, ये अलजेब्रा ऑफ टेंसर्स। वरना ये स्ट्रेन टेंसर क्या समझ आना है आपको? फिर रोटेशन आ जाएगी, स्ट्रेस टेंसर आ जाएंगे, इसमें भी टेंसर है।
स्ट्रेच थोड़ा सा मैं बता दूं, सपोज करें एक लाइन एलिमेंट है, उसको मैंने डिफॉर्म कर दिया, ठीक है जी, उसमें डिफॉर्मेशन आ गई है, तो बिफोर एंड आफ्टर डिफॉर्मेशन जो उसकी लेंथ है ना, उनकी जो रेशो होगी वो होती है स्ट्रेच। ऊपर का सिंपल बताया मैंने। आगे आती है एप्लीकेशन लाइक सिंपल शेयर डिफॉर्मेशन। सिंपल शेयर डिफॉर्मेशन पहली बात है कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगी। इलास्टिक डिफॉर्मेशन वही होता है कि जो बॉडी डिफॉर्म होती है उसके ऊपर फोर्स ऑफ डिफॉर्मेशन लग रही होती है, वो हट जाती है, तो फिर वापस उसी शेप में जो पहले थी डिफॉर्मेशन से पहले, वो बन जाती है उसकी शेप। तो जो सिंपल शेयर डिफॉर्मेशन है ना, जैसे ये देख लें, ये आपके सामने नजर आ रहा है ना, ये रेक्टेंगल है, इसको मैंने इस तरह पुश करना है कि ये पैरेललोग्राम बन जाए। फिलहाल मैं इतना बता रहा हूँ, आगे नहीं बता रहा। इसको मैंने ऐसे पुश करना है कि ये पैरेललोग्राम बन जाए, वो होगी जी सिंपल शेयर। आइए अब बिस्मिल्लाह करके कोर्स को शुरू करते हैं। ये है जी वेक्टर्स इन थ्री डायमेंशंस। इधर हो सकता है मैं थोड़ा फास्ट जाऊं क्योंकि ये सारी चीजें हैं लीनियर अलजेब्रा की। लीनियर अलजेब्रा यहाँ पे देख लें, यहाँ पे बुक का कोई पेज नहीं है, ये सारी आपकी बैकग्राउंड बनाई गई है, लेकिन ये रिवीजन है। डिटेल चाहिए तो आपको लीनियर अलजेब्रा के नोट्स देखने होंगे, लेकिन यहाँ से पढ़ते हैं। फिर भी जहां जहां जरूरत होगी जिस चीज की मैं बताऊंगा। यहाँ लिखा हुआ है आर, आपके पास वेक्टर है थ्री डायमेंशन में, इसको लिख सकते हैं एक्स वाई जेड। हम, आपको याद होगा लीनियर अलजेब्रा में एक्स वन वाई वन जेड वन लिखते थे, और कोई और लेते थे तो आप कहते थे जी एक्स टू वाई टू जेड टू। बहरल ये तो एक ही है, जनरल है, एक्स वाई जेड लिखा हुआ है। एक्स वाई जेड क्या है? कंपोनेंट्स हैं इसके, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, ठीक है जी। अब वो कहता है कि अगर आर को कॉलम वेक्टर के तौर पे लिखें, अब देख लें इसको वर्टिकल लिखा हुआ है, कॉलम वेक्टर के तौर पे लिखें तो यहाँ से देखें, सबसे टॉप पे देखें तो यहाँ से देख लें, अगर मैं एक्स को कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है 1, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है 0। एक्स का, अगर वाई का नहीं कह रहा, एक्स का है 0, यहाँ भी आपके पास एक्स का 0, तो ये 0 0। इसी तरह से y कॉमन निकालता हूं तो सेंटर में देख लें, यहाँ पे तो y का कोफिशिएंट है 1, ऊपर 0 नीचे 0। इस तरह से z कॉमन निकालता हूं तो यहाँ पे आपके पास z का कोफिशिएंट है 1, ये थर्ड प्लेस पे, ऊपर दोनों 0 हैं। इन तीनों को अब ऐड करके भी देखें तो ये बन जाता है। एक तो ये चीज होगी। दूसरा यहाँ पे देख लें, इसको हम ये नहीं लिखते थे 1 0 0, ये है यूनिट वेक्टर लॉन्ग द एक्स एक्सिस, इसको E1 लिखते थे। इसको 0 1 0 लिखने की बजाय E2 लिखते थे। इसको 0 0 1 लिखने की बजाय E3 लिखते थे। ले, नीचे भी लिखा हुआ है, मजे लग गए ना, नीचे भी लिखा हुआ है। इसमें नहीं कंफ्यूज होना कि कभी जी वर्टिकल तो कभी हॉरिजॉन्टल। ये आपके पास कॉलम वेक्टर के तौर पे लिखा हुआ है, ये रो वेक्टर के तौर पे लिखा हुआ है। ये आपके पास वर्टिकल लिखा हुआ है, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है। ये वही चीज आ गई 1 0 0 0 1 0 0 0 1, E1 E2 E3। ये लें, अब ये वो चीज आ रही है, उसने कहा बेसिस वेक्टर्स है, E1 E2 E3 बेसिस वेक्टर्स है। बेसिस क्या होते हैं? एक चीज होती है, ये होते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट। देखें अब ये सारी चीजें पुरानी आ रही हैं, अब जैसे मैं रिकॉल कर रहा हूँ ना, ये नहीं कि सर आप तो पीएचडी आपने पढ़ाया हुआ आपको पता नहीं। जिसने समझा हुआ है उसका भी उतना रिकॉल होना चाहिए, क्योंकि देखें जितना अरसा हमें पढ़ाए हुए हो गया होता है ना, उतना ही अरसा आपको पढ़े हुए हो गया होता है। ये मैं ज्यादा उन स्टूडेंट्स की बात करूँ जो डायरेक्ट मुझसे पढ़े, जो नहीं पढ़े हुए, यानी कि जिन्होंने लीनियर जबरा जरा देर से पढ़ा हुआ है, तो मेरे लीनियर जबरा के लेक्चर्स भी लोड हो रहे हैं, वो भी साथ साथ देखते रहे। बहरहाल लीनियरली इंडिपेंडेंट का था, हम करते थे इसको, तीन हम लेते थे स्केलर्स K1 K2 K3। हम करते थे K1 E1 प्लस K2 A2 प्लस K3 E3 इज इक्वल टू 0। फिर सुन लें, हम करते थे K1 E1 प्लस K2 E2 प्लस K3 E3 इज इक्वल टू 0 वेक्टर, यानी कि 0 0 0। और लेफ्ट हैंड साइड पे जब सॉल्व करते थे तो जैसे K1 को अंदर मल्टीप्लाई करते तो आता था K1 0 0, फिर K2 को मल्टीप्लाई करते थे 0 K2 0, फिर K3 को मल्टीप्लाई करते थे 0 0 K3। तीनों को फिर हम ऐड करते थे तो आता था K1 K2 K3 इज इक्वल टू 0 0 0, और तीनों 0 आ जाते थे। लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब था, अगर हम कर रहे हैं ना, ध्यान से सुने, K1 E1 प्लस K2 A2 प्लस K3 E3 इज इक्वल टू 0, तो K1 K2 K3 एग्जैक्टली 0 आ रहे थे, और 0 के अलावा कुछ नहीं आ रहे थे। वो होता था लीनियरली इंडिपेंडेंट। वो चीजें यहाँ भी इस कोर्स में आएंगी, लेकिन आगे जाके। और दूसरा होता था स्पैन द वेक्टर स्पेस। अब आप कहेंगे जी वेक्टर स्पेस आ गई, फिलहाल मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे वेक्टर स्पेस आपके पास ये थ्री डायमेंशनल स्पेस है, और डायमेंशन होती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस, या नंबर ऑफ बेसिस एलिमेंट्स कह लें, नंबर ऑफ बेसिस एलिमेंट्स। ये तीन है, 1 2 3, इस वजह से ये थ्री डायमेंशनल स्पेस है। ये सारा लीनियर अलजेब्रा जो मैं रिवाइज करा रहा हूँ। स्पैन का मतलब है एनी वेक्टर कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ E1 E2 E3। ये तो इधर ही हुआ है, ये ले। अब इस तरह रिकॉल हो जाना चाहिए, अगर आप समझा हो ना फिर रिकॉल हो जाना चाहिए। ये तो मैंने बेसिस का बता दिया। आगे वो कहता है E1 E2 E3 आर ऑर्थोनॉर्मल या म्यूचुअली ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ये चीज जो हमने की थी, ये तो बहुत आगे जाके की थी। आपको पता है कोई 16 लेक्चर से आपके लिए अलजेब्रा के, तो ये चीज तो मैंने जाके इंट्रोड्यूस कराई थी कहीं जाके 13th, पहले भी की थी। जहाँ पे मतलब है कि ग्रैम श्मिट प्रोसेस किया था, वहां पे भी की थी। वो मतलब है कि अगर इंट्रोड्यूस हुई थी तो 10th लेक्चर के बाद हुई थी। तो ये चीजें सारी ध्यान में रख लें, वो 10th लेक्चर के बाद हुई थी। लेकिन ये देख लें, ये बात की चीजें, वही मैं कह रहा हूँ, अगर आपने लीनियर अलजेब्रा नहीं पढ़ा हुआ, डायरेक्ट टेस्ट में आ गए हैं, तो मेरी प्रेफरेंस ये होगी कि प्लीज पहले लीनियर अलजेब्रा कर लें। और वेक्टर कैलकुलस वो भी इंपॉर्टेंट है।
बहरहाल यहाँ पे देख लीजिए ऑर्थो नॉर्मल क्या चीज है, यहाँ पे लिखा हुआ है म्यूचुअली ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ये चलिए अगली स्लाइड पे देखते हैं ये क्या चीज है। ये ले पहले तो डायग्राम देख लें, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल देखते हैं, ये ऑर्थोगोनल देखते हैं, ये लिखा हुआ है ना शोन इन द फिगर बिलो, ये लिखी हुई है। अच्छा अब ये देख लें, यहाँ पे जो आपके पास है ना ये स्लाइड का नंबर चल रहा है, जो स्लाइड में पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे ओवरऑल स्लाइड का नंबर चल रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब यहाँ पे देख लें ये ओरिजिन, ये ठहरा जी आपके पास एक्स एक्सेस, ये आपके पास ठहरा जी वाई एक्सेस, ये ठहरा जी आपके पास जेड एक्सेस। ये है जी आपके पास यूनिट वेक्टर लॉन्ग एक्स एक्सेस, जितना डिस्टेंस कवर करेंगे एक्स एक्सेस के लॉन्ग उसको एक्स लिखा हुआ है। ये आपके पास है जी यूनिट वेक्टर लॉन्ग वाई एक्सिस E2, जितना डिस्टेंस इधर कवर करेंगे y लिखा हुआ है। ये है जी यूनिट वेक्टर लॉन्ग z एक्सिस E3, जितना डिस्टेंस यहाँ पे करेंगे कवर वो z लिखा हुआ है। अब डिस्टेंस कवर करते हैं, लो जी x पहुंच गया जी, इधर पहुंच गया, x ट्रेवल किया, अब जी y ट्रेवल किया, क्यों? बिकॉज दिस इज पैरेलल टू द, यहाँ पे देख लें, दिस इज पैरेलल टू व्हाट, y एक्सिस, ये आपके पास है, दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस, ये लिखा हुआ है। फिर जी ये z ट्रेवल किया, ये देख लें, ये शो किया हुआ है यहाँ पे, दिस इज पैरेलल टू z एक्सिस, तो पॉइंट आ गया x y z। अब ओरिजिन से अगर इसको मैं ज्वाइन करता हूँ, यहाँ पे देख लें, तो ये बन गया जी आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। रिजल्टेंट क्यों, देखा ना, एक वेक्टर यहाँ पर यहाँ पहुंचे, फिर यहाँ पहुंचे, फिर यहाँ पहुंचे, ये चीज थी। पिछली साइड पे लिखा हुआ था कि नहीं, वो जो लिखा हुआ था आपके पास r इक्वल टू एक्स टाइम्स E1 प्लस वाई टाइम्स E2 प्लस z टाइम्स E3, तो जो x टाइम्स E1 था ना, असल में वो ये वाला वेक्टर था, यहाँ शो नहीं किया हुआ, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे एंड हो रहा था। इस तरह से यहाँ पे देख लें, ये वाला वेक्टर बन जाता था आपके पास y टाइम्स E2, ये बनता था आपके पास z टाइम्स E3। ये मैं अब जरा रिवाइज ही करा रहा हूँ, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, और बजाय कि आप पहले इधर जाएं फिर इधर जाएं फिर इधर, वही डायरेक्टली पहुंच जाओ, यही होता है रिजल्टेंट वेक्टर काम, वो सीधा पहुंचाता है आपको ओरिजिन से यहाँ पे इस पॉइंट पे। अब आ गया जी वो ऑर्थो नॉर्मल, क्या था ऑर्थो नॉर्मल, था कि पहले तो ये देख लें, एक चीज मैं बता दूं, आपके पास ऑर्थो नॉर्मल में दो चीजें होती हैं, ऑर्थोगोनल और इसके अलावा सबका नॉर्म वन होता है, ये मैंने जनरल बताया। और आपने लीन जब ने पढ़ा था कि ऑर्थोगोनैलिटी में और परपेंडिकुलरिटी में फर्क होता है अगर ऑर्डिनरी वेक्टर्स नहीं है, अगर ऑर्डिनरी वेक्टर्स हैं तो कोई फर्क नहीं है। यहाँ मैं सिंपल बता रहा हूँ, इधर ऑर्थोगोनल का मतलब है परपेंडिकुलर, क्योंकि ऑर्डिनरी वेक्टर्स हैं। ये वेक्टर स्पेस वाले दूसरे वेक्टर्स नहीं है कि मैट्रिसेस आ गई या पॉलिनॉमियल्स आ गए, वो नहीं है। ऑर्डिनरी वेक्टर्स हैं, तो यहाँ पे ऑर्थोगोनैलिटी परपेंडिकुलरिटी एक ही है, यानी कि ये जो आपके पास E1 E2 E3 है, तीनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री है, ये तो हो गया जी ऑर्थोगोनल। और आगे आ गया कि ये सारे जो हैं यूनिट वेक्टर्स हैं, इन सबकी लेंथ वन है, इन तीनों की लेंथ वन है। कैसे निकालते हैं, लिखा हुआ है लेंथ ऑफ ईच वेक्टर, यहाँ पे निकाल के दिखाई भी हुई है। तो बहरल लेंथ जो आपके पास थी, अब ये देख लें, इसकी लेंथ निकालनी है, मैं जुबानी बोलने लगूं, इसकी लेंथ होगी अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र। तो फिर सीधी सी बात है, इसकी लेंथ क्या होगी, ये जो E1 है 100 अंडर रूट वन स्क्र प्लस जीरो स्क्र, वन ही आ रहा है ना, तो इसलिए इन तीनों की लेंथ वन है। आपस में ये परपेंडिकुलर हैं, जब परपेंडिकुलर होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। देखें कितने ये वेक्टर की चीजें आ गई हैं, वेक्टर भी आ गया, अलजेब्रा भी आ रहा है। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या था, लेंथ ऑफ फर्स्ट इनटू लेंथ ऑफ सेकंड, यानी कि फर्स्ट वेक्टर की लेंथ सेकंड वेक्टर की लेंथ टाइम्स कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम व्हिच इज 90 डिग्री, cos 90 डिग्री इज जीरो। तो कोई भी दो का डॉट लेंगे तो आ जाएगा आपके पास जीरो। तो यहाँ पे देख लें, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला आपने पहले ही पढ़ा था, 100 0 1 0, वो हम करते थे फर्स्ट कंपोनेंट टू द फर्स्ट, ये वाला, सेकंड इनटू सेकंड, ये वाला, थर्ड इनटू थर्ड। अब देख लें, घबराए ना कि सारी चीजें पुरानी आ रही हैं, ये वाला जो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, इसका प्रूफ इस लेक्चर के अंदर भी हो जाएगा, ठीक है जी, इसमें भी हो जाएगा। यहाँ बैरल मैंने अप्लाई कर दिया है कि एक्स कंपोनेंट को एक्स से करते थे मल्टीप्लाई, वाई को वाई से करते थे, जेड को जेड से, फिर एड अप करते थे। अब ये तो जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो आंसर इज जीरो। तो इसी तरह से यहाँ पे भी रिकॉल करें, अगर इसको मैं E1 से रिप्लेस कर दूं, जुबानी सुने, E1 से रिप्लेस कर दूं, तो आ जाएगा E1 डॉट E1, यहाँ पे भी आपके पास E1 की लेंथ आएगी, cos ऑफ जीरो आएगा, cos ऑफ जीरो 1 होता है, तो वो E1 की लेंथ का स्क्वायर आ जाएगा। एक ही वेक्टर का जब उसी से डॉट लेते हैं तो उसकी लेंथ का स्क्वायर आता है। यहाँ पे देख लें, E1 डॉट E1 की है ना, तो यहाँ पे देख लें 1 इंटू वन, वो तो 1 आ गया, आगे 0 इंटू जीरो भी नहीं, वो भी जीरो है, 0 इंटू जीरो जीरो, तो 1 ही आ रहा है। तो ये E1 की लेंथ का स्क्वायर है, अंडर रूट लेंगे वो 1 आएगा। अब मैं असल चीज पे आने लगूं, अभी मैं स्पीड पे था, अब मैं स्लो हो जाऊंगा। अब यहाँ से आप ये वाली चीज नोट करें कि यहाँ पे देख लें, E1 को E2 से भी डॉट लेके देख रहा है, E1 को E3 से भी डॉट लेके देख रहा है। अगर आपने ये जुबानी करना है तो सिंपल यहाँ पे देख लें, E1 तो आपके पास ये था, E3 क्या था, वो था 0 0 1, उसका भी डॉट लेंगे तो जीरो आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लें, अब E2 है, E2 का डॉट तो आपके पास E1 से आ ही गया था, ठीक है जी। इसी तरह से यहाँ पे देख लें, बल्कि मैं थोड़ा सा और इसको सिंपल करता हूँ, E1 का डॉट लिया उसने E2 से, E1 का डॉट लिया उसने E3 से, ठीक है, आ गया जीरो। अब E2 का जब E3 से लेगा या E3 E2 एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे देख लें A डॉट B, अगर A और B वेक्टर्स हैं और B डॉट A एक ही चीज, A डॉट B सेम एज B डॉट A, क्योंकि यहाँ पे क्या फर्क पड़ेगा,
डॉट प्लॉट ले रहे हैं, ये तो एक नंबर है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब असल चीज यहाँ पे देख लें, अगर इंडिसेस डिफरेंट है तो यहाँ पे देख लें जो डॉट प्लॉट है जीरो आ रहा है। ध्यान से देखें आप, अगर इंडिसेस डिफरेंट है तो डॉट प्लॉट जीरो आ रहा है। ठीक है जी। तो अब मैं जैसे मैंने कहा था कि इस कोर्स में जहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें लिखनी पड़ेंगी, हम शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। अब जरा ध्यान से देखें, जैसे मैं कह रहा हूँ ना, E1 का E3 से लिया हुआ है, E1 का E2 से लिया हुआ है, दो इक्वेशंस आ गई ना। इसी तरह से हम कहते हैं जी अच्छा जी E2 का आपने ये तो ले लिया, मतलब कि E1 से, E3 से भी लेके देखो, एक और इक्वेशन आ गई ना। अब इसी तरह से यहाँ पे देख लें, यहाँ पे आपने लिया था E1 का E1 से 1, फिर E2 का E2 से लिया हुआ है, E3 का E3, कितनी इक्वेशंस आ रही हैं? 1 2 3 4 5, काफी है ना। तो यहाँ पे देख लें, यहाँ पे देख लें, और भी हो सकता है इसमें से कोई मिसिंग भी हो जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी हुई। फॉर एग्जाम्पल कौन सी? जैसे यहाँ पे देख लें, मैंने E1 का E3 से भी लिया हुआ है, मैंने E1 का E2 से भी लिया हुआ है, मैंने E3 का E2 से भी लिया हुआ है। तो यहाँ पे देख लें, मिसिंग बाई चांस जैसे मैंने कहा था हो, लेकिन नहीं है। लेकिन यहाँ पे देख लें कितनी क्वेश्चन है, फिर गिने, 1 2 3 4 5, एक ये 6। तो बाजार तो लग रहा होगा बड़ा आसान है, मैं कहता हूँ ये मुश्किल है। 6 क्वेश्चंस क्यों लिख रहे हैं, एक क्वेश्चन में कवर करते हैं। अब ध्यान से देखें, कहता है ऑल दीज रिजल्ट्स कैन बी रिटन इन अ मोर कन्वीनियंट फॉर्म एज ei डॉट ej। आई आपके पास 1 2 3 है, जे भी आपके पास 1 2 3 है। इसको छोड़ दें अभी, यहाँ पे देख लें, ये 1 कब है? 1 तब होता है जब इंडिसेस सेम होते हैं। अगर ये मुश्किल लग रहा है तो ऊपर देख लें, यहाँ पे देख लें, इंडिसेस सेम थे, आंसर 1 आ रहा था। इंडिसेस सेम थे, आंसर 1 आ रहा था। इंडिसेस सेम थे, आंसर 1 आ रहा था। तो ये 1 तब होगा जब आपके पास i इज इक्वल टू j होगा। ये 0 कब होगा? 0 तब होगा जब इंडिसेस डिफरेंट होंगे, आंसर 0 आएगा। यहाँ पे देखें 3 है, यहाँ पे 2 है, आंसर 0। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, आंसर 0। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, आंसर 0। ठीक हो गया। और वो जो मैं कह रहा था E1 डॉट E2, वही आपके पास जो है ये फिर लिखा हुआ है, ये E2 डॉट E1 भी होता है। अब यहाँ पे देख लें, इसको कहते हैं क्रॉनिकल डेल्टा। अब बजाय कि ये लिखने का ना, ये भी नहीं हम लिखेंगे। अब आप खुद देखें, मैं तो कहूंगा, कहेंगे जी ये क्या चीज आ गई, ये आसान है, अभी स्टार्ट है ना, ये आसान लगेगा क्योंकि ये तो एक इक्वेशन है। एक इक्वेशन में कवर हो गया कि 1 कब आ रहा है तो 0 कब आ रहा है। 1 तब आ रहा है जब आपके पास इंडिसेस आपके पास क्या सेम है, 0 कब आ रहा है, इंडिसेस डिफरेंट है। लेकिन इस तरह भी नहीं लिखेंगे, ये भी जरा कॉम्प्लिकेट है। इसको लिखेंगे डेल्टा ईजे, इसको कहते हैं क्रॉनिकल डेल्टा। ये पहली चीज है इस कोर्स की, विच डिफाइंस द क्रॉनिकल डेल्टा। और ये पेज 5 है आपकी बुक का। अब देख लें, कुछ स्टूडेंट्स आखिर तक इसी में गलती कर रहे होते हैं, रटा लगा रहे होते हैं कि भाई ये तो रटा ही है ना। अच्छा जी, इंडिसेस सेम है तो इसका मतलब है कि ये किसके बराबर है जी, 1 के बराबर है, डिफरेंट है 0। भी रट्टा नहीं लगाना, मैंने लॉजिक के साथ बता दिया। क्योंकि ये तो आपके पास ei डॉट ej था, डॉट प्लॉट के बराबर था। ये बेसिस वेक्टर से म्यूचुअली ऑर्थोगोनल थे, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है तो आपस में एंगल 90 डिग्री का है। कोई दो डिफरेंट का डॉट लेंगे, आंसर 0। देखिए लॉजिक है कि रट्टा है। यहाँ पे देख लें, अब ये इस पे तवज्जो दें, क्रॉनिकल डेल्टा 1 के बराबर कब है और 0 के बराबर कब है। 1 के बराबर तब है जब ये इंडिसेस क्या है, सेम है। 0 के बराबर कब है, जब इंडिसेस डिफरेंट है। ये पहली चीज है इस कोर्स की। और ये देख लें, वैसे इसके बराबर था, तो ये जो सारा ऊपर किया हुआ है, यहाँ से लेकर करता ही चला आ रहा हूं मैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सारा देख लें इकट्ठा होकर इसमें आ गया। ये वही चीज हो गई, ये कमरा सेट करना है, सारा खिलारा पड़ा हुआ है, क्यों ना सेट कर लें अलमारी में कि एक चीज नजर भी आ रही हो और मतलब है कि ठोंसी भी ना जाए। तो ये पहली चीज आ गई। मैं अब फिर रिक्वेस्ट करूंगा, मोटिवेट हो जाएं कि जहां इतनी क्वेश्चंस लिखनी थी, एक क्वेश्चन से बात बन गई। अब कहता है सिंस एनी वेक्टर कैन बी रिटन एज, ये वही हो गया, कोई भी वेक्टर लिख सकते हैं एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ E1 E2 E3। अगर आप यहाँ पे देख लें, इंडेक्स नोटेशन यूज करते हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ना UI EI, ये समेशन लगाएं, समेशन नोटेशन है ना ये। I को 1 करेंगे तो U1 E1, ये टर्म आती है। I को 2 करेंगे U2 E2, ये आती है। I को 3 करेंगे U3 E3। अब मैं स्लो जाने लगा हूँ, ये तो वही चीज थी जो पहले थी। अब देख लें, हम विदाउट समेशन साइन लिखे गए विदाउट समेशन साइन इसको लिखेंगे। वो कहता है इन एन एब्रिएटेड फॉर्म बाय लीविंग आउट द समेशन सिंबल, समेशन सिंबल छोड़ देंगे, सिंपली ये लिखेंगे। ये वो चीज है जो कई बार आखिर तक स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होती और कहते हैं कोर्स बड़ा मुश्किल है। ये देख लें, समेशन गायब कर देंगे, लेकिन अगर इंडिसेस रिपीट हो रहे हैं इसका मतलब है कि सम हो रहा है। ये सारा आगे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, एकदम से मैंने खत्म नहीं कर देना। वो कहता है कि ये जो आपके पास समेशन सिंबल है, समेशन सिंबल इसको छोड़ देंगे, सिंपली लिखेंगे u इज इक्वल टू UI EI। यहाँ पे लिखा हुआ है सम ओवर i इज इक्वल टू 1 2 3। फिर सुन लें, जब इंडेक्स रिपीट होता है इसका मतलब है समेशन है। इंडेक्स रिपीट होता है, समेशन है। कहां तक समेशन है? जो इंडेक्स की रेंज है 1 2 3। आपने 1 1 करना है, यहाँ पे देख लें ये टर्म आ जाएगी। आपने इसको i को 2 करना है तो ये 2 2 हो जाएगा, ये टर्म आ जाएगी। फिर 3 3 करना है, ये टर्म आ जाएगी। अभी मैंने इसको डिटेल करवानी है। ये है जी आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन, जो कि तब होती है जब आपके पास इंडिसेस रिपीट होते हैं, यहाँ पे समेशन हो रही होती है लेकिन समेशन साइन के बगैर होती है।
अब आप कहेंगे ये कोई आसान हो रहा है, ये देख लें आसान हो जाएगा। आगे जाके जो आपको इसी लेक्चर में पता लग जाएगा ये आसान हो जाएगा। ये टफ चीज़ थी जो हम पहले करते रहे हैं। इसको कहते हैं आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन। अब एक चीज़ देख लें, कहता है इन विच समेशन ओवर एनी इंडेक्स इस केस में आई। एनी इंडेक्स क्या है ये अगली स्लाइड पे करते हैं, अभी नहीं मैं बताता। अभी नहीं बता रहा। समेशन ओवर एनी इंडेक्स इन दिस केस आई फ्रॉम 1 to 3 इज इम्प्लाइड बाय रेपिटेशन ऑफ द इंडेक्स। ये समझ लें, अगर इंडेक्स रिपीट हो रहा है, देखिए अगर यहाँ पे आई होता यहाँ पे जे होता फिर वो आपके पास समेशन नहीं थी। मैं सिंपल बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे आई होता यहाँ पे जे होता वो समेशन नहीं थी। यहाँ पे आई और आई आ रहा है, इंडेक्स रिपीट हो रहा है। जब इंडेक्स रिपीट होता है तो ये समेशन कन्वेंशन होती है, और जो आपके पास इंडेक्स की रेंज होती है वहां तक हो जाती है। अगर ये 2 तक होता है तो पहले 2 टर्में होती हैं, ये 3 तक है तो 3 टर्में आ रही हैं। अब कहता है इंडेक्स ओवर विच देयर इज समेशन इज नोन एज डमी इंडेक्स। यहाँ पे आई डमी इंडेक्स है। जिस इंडेक्स पे आप समेशन लेते हैं उसको डमी इंडेक्स कहते हैं। इसकी रीजन है, कहता है एनी चॉइस ऑफ लेटर टू रिप्रेजेंट। अभी अगली स्लाइड पे जा रहा है, कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ में लिखता पी एंड पी, जुबानी सुने, और पी को करता 1 2 3, यहाँ पे मैं करता एल और एल, मैं करता एल इज इक्वल टू 1 2 3, यहाँ मैं करता जे और जे, फिर मैं कहता जे इज इक्वल टू 1 2 3। कोई भी इंडेक्स यूज कर सकते हैं ना, मेन चीज है कि रिपीट हो रहा हो और उसकी रेंज पता हो। तो जिसमें मतलब है कि समेशन होती है उसको कहते हैं डमी इंडेक्स, क्योंकि कोई भी इस इंडेक्स की चॉइस या मतलब है कि लेटर की चॉइस कर सकती है। अगली स्लाइड पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ये देखें, ये पीछे से असल रिप्रेजेंट का वर्ड है तो सेंट नहीं लिखा हुआ, ये रिप्रेजेंट था। जस्ट समेशन विल डू। ये देख लें, यहाँ पे देख लें आई और आई लिख लें, जे और जे लिख लें, पी और पी लिख लें, कोई फर्क नहीं है। मेन चीज है कि ये रिपीट होना चाहिए, इंडेक्स रिपीट होना चाहिए, उसकी रेंज पता हो, इसलिए इसको कहते हैं डमी इंडेक्स। कोई भी आप यहाँ पे लेटर यूज कर सकते हैं। एक चीज, या लेटर लिखा हुआ है अल्फाबेट का, ना अल्फाबेट कह लें। तो यहाँ पे देख लें लिखा हुआ है दिस समेशन कन्वेंशन सेज दैट। अब ध्यान से पढ़ें, समेशन कन्वेंशन सेज दैट व्हेनेवर इंडेक्स इज रिपीटेड। ठीक है जी, यहाँ पे देख लें, इसको जरा मैं छोड़ रहा हूँ अभी, क्योंकि ये कंफ्यूज कर सकता है। जो चीज कंफ्यूज करती है पहले ही छोड़ दो, आगे जाके आपको ये खुद ही क्लियर होगा। जहां पे वो कहता है व्हेन एवर एन इंडेक्स इज रिपीटेड इन द सेम टर्म, यहाँ तो टर्म ही एक थी, वो सारे पे तो सेम टर्म में आ रहा है। देन अ समेशन ओवर द रेंज ऑफ दिस इंडेक्स इज इम्प्लाइड अनलेस अदरवाइज इंडिकेट। ये भी आगे जाके क्लियर होगा। हो सकता है इंडेक्स रिपीट हो रहा है लेकिन वो आगे कहते हैं नो समेशन, जो वो लिखा हुआ होगा, अभी की बात नहीं है, वो लिखा हुआ होगा, नहीं लिखा हुआ तो समेशन है। अब फिर पढ़ें, वो कहता है दिस समेशन कन्वेंशन सेज कि व्हेन एवर एन इंडेक्स इज रिपीटेड, जैसे ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, इसको फिलहाल छोड़ दें, इन द सेम टर्म, ये एक ही टर्म है उसमें रिपीट हो रहा है, देन अ समेशन ओवर द रेंज ऑफ दिस इंडेक्स इज इम्प्लाइड। ठीक हो गया जी। अब जरा क्वेश्चंस पे आ जाए। यहाँ पे देख लें एक ही टर्म है, इंडेक्स रिपीट हो रहा है। अब देख लें जो रटा लगाते हैं इसको ए आई स्क्वायर लिख देते हैं, वो गलत है। आपने पहले 1 1 करना है, ये देख लें, क्योंकि इंडेक्स की रेंज आपके पास 1 2 3 है। फिर आपने करना है 2 2, वो ये है। फिर करना है 3 3, वो ये है। फिर ऐड करना है। अब लिख लें a1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर, a3 स्क्वायर। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके a1 स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ए आई स्क्वायर नहीं लिखना, वो रट्टा होगा। अब इसका और इसका फर्क है, क्या फर्क है, यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी लिखा हुआ है, लेकिन अब पी भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आई जे लिखा हुआ है लेकिन पी की रेंज भी वही है। इसको 1 1 करें ये आ जाएगा, 2 2 करें ये आ जाएगा, 3 3 करें ये आ जाएगा। अब क्योंकि रिपीट हो रहा था ये समेशन है। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। नहीं समझ आता दोबारा सुन लीजिएगा। अच्छा, अब ये टर्म है, देखिए इसलिए मैं बता नहीं रहा था यहाँ पे। अब उसने कहा था जी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडेक्स इज रिपीटेड ओनली वंस। यहाँ तो एक बार रिपीट हो रहा है, यहाँ भी एक बार रिपीट हो रहा है। अब कहेंगे यहाँ सर यहाँ पे तो आपके पास रिपीट हो गया एक से ज्यादा मरतबा। तो यहाँ पे आप देख लें, ये नहीं कि ये गलत लिखा हुआ है, ये क्योंकि बेसिक से शुरू हुआ था, ये स्टार्ट है। अब ये थोड़ा आगे मतलब है कि एक से ज्यादा मर्तबा भी रिपीट हो सकता है। ये देख ले, एक से ज्यादा मर्तबा भी रिपीट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ओनली वंस का मतलब है कि आम तौर पे ना एक बार ही रिपीट होगा। ये देख लें, यहाँ पे देख लें, जैसे यहाँ पे एक बार रिपीट हुआ है, फिर जे लिखा हुआ है, ये भी एक बार रिपीट हुआ है। लेकिन अब ये एग्जाम्पल मैंने क्यों की है, ताकि इन दोनों का डिफरेंस नजर आए आपको। अब देखें क्लास में तो होता हूँ तो मैं कहता हूँ पहले ट्राई करें, यहाँ अब नजर आ रहा है। अब यहाँ पे देख लें, एक बार आई को 1 लें तो यहाँ पे आ जाएगा a1 b1 b1, वो आ जाएगा a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर। अब 2 लें तो आ जाएगा a2 b2 b2, ये बन जाएगा। 3 लें a3 b3 ये बन जाएगा। लेकिन इसमें और इसमें फर्क है, ये दो समेशन है, ये एक समेशन अलग है, ये अलग है। देख लें, इसको पहले भूल जाएं, इस पे लगाएं, ये तो एग्जैक्टली यही है, ये लिखा हुआ है ना। उसने कहा ए आई बीजे इन्वॉल्व्स टू सेपरेट समेशंस, आई पे अलग हो रही है, जे पे अलग हो रही है। पहला वाला हिस्सा जो है वो तो यही है, ये देख लें। दूसरा वाला हिस्सा जो है वो ये है, यहाँ पे देख लें, यहाँ पे आप करेंगे 1 1 2 2 3 3, यानी कि a1 प्लस a2 प्लस a3 यहाँ पे असल में ब्रैकेट है नहीं लिखी हुई, ये मैं बता रहा हूँ कि लगता है ये मुश्किल है, आसान हो रहा है, ये बन गया। दूसरी समेशन, अब देखें यहाँ बजाय मैं एक समेशन साइन लगाता, यहाँ पे हो जी दो समेशन मल्टीप्लाई हो रही है, वो तो मल्टीप्लाई रही है, बगैर समेशन साइन के बताया गया। इसका और इसका डिफरेंस देख लें, ये आपके पास दूसरा वाला जो आ जाएगा ये बन जाएगा आपके पास
यहाँ पे 1 1 करेंगे तो B1 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 2 करेंगे तो B2 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3 3 करेंगे तो B3 स्क्वायर आ जाएगा। ये दो सेपरेट समेशंस हैं, ये एक ही है। ठीक है जी। उम्मीद है कि अब आपको दो चीजें क्लियर हो गई होंगी, एक क्रॉनिकल डेल्टा और दूसरा आपके पास क्या समेशन कन्वेंशन, कि मतलब कि जब आपके पास इंडिसेस रिपीट होते हैं तो यहाँ पे समेशन अप्लाई होती है, कहां तक होती है, जहां तक आई की रेंज है। अब ये देख लें, ये प्रूफ करना था, ये देखें ना क्लास में तो मैंने करवाना था। अब ये डेल्टा आई आई 3 है, ये भी समेशन है। अब जरा मैं जुबानी होने लगा हूं, गौर से सुनिएगा। पहले रिकॉल कर लें, क्या क्रॉनिकल डेल्टा है, क्या पढ़ा था आपने, आपने कहा था इंडिसेस सेम होते हैं तो क्या होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है, इंडिसेस डिफरेंट होते हैं तो 0 होता है। ये तो आपके पास सेम है। ये देखें किसके बराबर है, अगर आपने समझ लिया ना कि इंडिसेस रिपीट हो रहे हैं और रेंज 1 2 3 है, तो ये ध्यान से सुने क्या है मैं बोलने लगा हूं। लेफ्ट हैंड साइड होगी डेल्टा 1 1 प्लस डेल्टा 2 2 प्लस डेल्टा 3 3। फिर सुन लें, डेल्टा 1 1 प्लस डेल्टा 2 2 प्लस डेल्टा 3 3। तो डेल्टा 1 1 1 है, डेल्टा 2 2 1 है, डेल्टा 3 3 1 है, 1 प्लस 1 प्लस 1 3। शाबाश, हो गया ना। एक तो ये हो गया। दिस फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये लास्ट लेक्चर तक जाना है, और इसमें जो समझ जाते हैं कंफर्टेबल रहते हैं, और जो नहीं समझते वो बेड़ा करते हैं। पहले देखें इसको विदाउट प्रूफ समझने की कोशिश करें, प्रूफ नीचे हुआ है। ये विदाउट प्रूफ समझने की कोशिश करें, वो ये है कि क्रॉनिकल डेल्टा की वैल्यू क्या है। क्रॉनिकल डेल्टा आपके पास जो है, जब इंडिसेस सेम होते हैं तो 1 होता है, अदरवाइज 0, यानी कि इंडिसेस डिफरेंट हैं तो 0। इसका मतलब ये है कि जो जे है ना, इसकी वैल्यू आई होनी चाहिए। क्यों, कि देखें ना, जब जे इज इक्वल टू आई आपके पास आएगा, जे इज इक्वल टू आई, तभी सर्वाइव करेगा ना। तो ये मैंने वैसे बता दिया। तो यहाँ पे देख लें, अगर क्रॉनिकल डेल्टा साथ लगा हुआ है ना, तो ये इसके बराबर कैसे आ रहा है, क्योंकि ये तब आपके पास सर्वाइव करेगी टर्म, ये नॉन जीरो टर्म तब आएगी जब दोनों सेम होंगे, यानी कि जे आपके पास किसके बराबर होगा, आई के बराबर। तो ये जे रिप्लेस हुआ हुआ है आई। एक चीज, एक और चीज समझ लें, यहाँ पे भी समेशन है, ये देख लें इंडेक्स रिपीट हुआ हुआ है, यहाँ पे भी समेशन है। तो जो रिजल्ट आता है ना, उसमें वो वाला इंडेक्स गायब हो जाता है, फाइनल रिजल्ट में वो वाला इंडेक्स गायब हो जाता है जिसपे कि आप समेशन ले रहे हैं, वो इंडेक्स गायब हो जाता है जिसमें समेशन ले रहे हैं। इसमें रट्टा नहीं लगाना, क्योंकि ये कोर्स तभी मुश्किल होता है जब रट्टे लगवाए जाते हैं। अच्छा जी, जब आपने फाइनल रिजल्ट लिखना है मोस्ट सिंप्लीफाइड, तो जिस इंडेक्स पे आपने समेशन ली है वो गायब हो जाता है, वही करके दिखाएं तभी नीचे किया हुआ है। अब चलें इसको यहाँ से भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे देख लें, जिन लोगों ने समझ लिया है कि ये आपके पास रिपीटेड है, तो यहाँ पे देख लें, इसको कहते हैं डमी इंडेक्स, जे डमी इंडेक्स है, आई नहीं है, जे डमी इंडेक्स है। जे आपके पास रिपीट हो रहा है, इस पे समेशन है, इसको करें 1 1, ये टर्म आएगी। अब जे को करें 2 2, ये टर्म आएगी। अब करें 3 3, ये टर्म आएगी। अब देख लें, इसके तीन आंसर लिखे हुए, अब आई पे डिपेंड कर रहा है। अगर तो आई 1 है तो डेल्टा 1 1 1 के बराबर होता है, ध्यान सुने, डेल्टा 1 1 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा B1। अगर आपके पास आई 2 है तो यहाँ पे देख लें, डेल्टा 2 2 जो है वो 1 के बराबर होता है, और डेल्टा 2 1 0, डेल्टा 2 3 0, डेल्टा 2 2 1 1, तो B2 आ जाएगा, इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देख लें। अब अगर आई आपके पास जो है किसके बराबर होता है, 3 के बराबर, तो डेल्टा 3 1 0, शाबाश, डेल्टा 3 2 0, शाबाश, डेल्टा 3 3 1, तो यहाँ पे B3 आ जाएगा। ये देखें, ये क्लियर हो गया। अब जरा ध्यान से देखें, अब देखें डिटेल भी की हुई है, या तो ना मैंने बोल दिया आई इज इक्वल टू 1 के लिए किया भी हुआ है। यहाँ पे आई को 1 करें, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे देख लें, यहाँ पे 1 आ रहा है, आई को 1 करें, यहाँ पे 1 आ रहा है, आई को 1 करें, यहाँ पे 1 आ रहा है। डेल्टा 1 3 0 है, डेल्टा 1 2 0 है, डेल्टा 1 1 1 है, B1 आ गया, B1 आ गया। आई को जब 1 किया आपने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा 1 जे बीजे, ये लिखा हुआ है। आई को 1 किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा 1 जे बीजे। अब जरा ध्यान से देखें, वही चीज नहीं आ रही। अब वही वाली बात आ रही थी कि यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ये क्रॉनिकल डेल्टा है, ये कब सर्वाइव करेगा, या मतलब है कब नॉन जीरो होगा। नॉन जीरो तब होगा जब जे 1 के बराबर होगा, जब जे 1 के बराबर होगा, तो इस जे को 1 कर दें, ये ले, हो गया है ना। आई इक्वल टू 1 के लिए यही आ रहा है ना। तो जब यहाँ पे देख लें, जब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 है, तो अब अगर यहाँ पे आपके पास आई आ जाता है तो फिर यहाँ पे भी आई है। ये इसका प्रूफ हो गया। इसको फिर से सुन लीजिएगा, इसको फिर से सुन लीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे वही वाली चीज देख लें कि जिस आपके पास इंडेक्स पे सबमिशन होती है ना, वो इंडेक्स आंसर में नहीं आता, वो गायब हो जाता है, लेकिन यहाँ करके दिखाया, रटा नहीं लगाना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर क्रॉनिकल डेल्टा है तो देख लें क्रॉनिकल डेल्टा के इंडिसेस क्या है, और यहाँ पे वो वाला इंडेक्स करते हैं जब क्रॉनिकल डेल्टा आपके पास हो जाएगा नॉन जीरो। यहाँ पे आप देख लें, जे आई के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे जे को आई करें, ये प्रूफ है। अब वो कहता है एनी इंडेक्स और देयर इज नो समेशन, जिसपे समेशन नहीं होती, जैसे यहाँ पे आई पे नहीं थी, जे भी थी ना, उसको कहते हैं जी फ्री इंडेक्स। इसके अंदर आप देख लें, आई को कहते हैं फ्री इंडेक्स। अब आपको पता लग जाना चाहिए व्हाट इज अ डमी इंडेक्स, जिसपे समेशन होती है, फ्री इंडेक्स जिसपे समेशन नहीं होती, और फ्री इंडेक्स ही बाद में सर्वाइव कर रहा होता है।
अब यहाँ पे फिर लिखा हुआ है कि क्रॉनिकल डेल्टा 0 के बराबर होता है जब आपके पास इंडिसेस सेम नहीं होते, और 1 के बराबर होता है जब इंडिसेस सेम होते हैं। तो इस वजह से भी ये नजर आता है कि जब जाहिर बात है कि ये आपके पास जब जे आई के बराबर होगा तभी बात बनेगी, तो जे की जगह आ गया आई। ये लें जी। अब मेरा ख्याल है ये तो पता लग जाना चाहिए, ये वही चीज है जो लीनियर अलजेब्रा में थी आपके पास, u1 e1 प्लस u2 e2 प्लस u3 e3। अब बताएं वो मुश्किल था? मैं तो कहता हूँ वो मुश्किल था, वो तीन टर्म ही यहाँ पे एक में कवर हो गया। इस तरह से v को भी ले सकते हैं, v1 e1 प्लस v2 e2 प्लस v3 e3। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि डॉट प्रोडक्ट होगा ui vi, ये वही है, u1 v1 प्लस u2 v2 प्लस u3 v3। तो अब कैसे प्रूफ करना है? प्रूफ आपने वहां पे भी किया था, वो लेंथी प्रूफ था, ये देखिए आराम से हो जाएगा। अच्छा देखिए, रटाई लगाना, इंडिसेस डिफरेंट रखने, डिफरेंट से मुराद के यहाँ पे आई और आई लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप लिखें जे और जे, एक कंफ्यूजन ना हो जाए। अब ये वही चीज फॉलो हो रही है कि इंडिसेस रिपीटेड ओनली वंस इन द सेम टर्म, यहाँ पे देख लें तो ये अलग नहीं, ये खुद ही एडजस्ट हो जाएगा। अब पहली बात ये देखें कि इसको लिखें यू आई ई आई, जो कि ये लिखा हुआ है, इसको लिखें वीजे ईजे, इंडिसेस डिफरेंट लिखें, ये अभी क्लियर हो जाएगा। अब डॉट प्रोडक्ट आपके पास स्केलर्स के दरमियान नहीं होता, वो अलग कर दें, वेक्टर्स के दरमियान होता है। अब देखें इसी कोर्स में हमने पढ़ा था, ये क्या चीज है? ये है जी क्रॉनिकल डेल्टा। ये वही है ना कि इंडिसेस सेम होते हैं, तो ये आपके पास क्या होता है? 1 आता है, वरना 0, तो ये क्रॉनिकल डेल्टा है। अभी कौन सा फॉर्मूला आपने पढ़ा है? यहाँ पे देख लें, बेशक आप बीजे पे अप्लाई कर दें, ये यूआई कोई मसला नहीं। अभी कौन सा फार्मूला पढ़ा है आपने? ये फार्मूला पढ़ा था कि इसकी नॉन जीरो वैल्यू तब होती है जब जे आई के बराबर होता है, तो इस जे को आई कर दें, आई हो गया, हो गया प्रूफ। अब कहेंगे ये तो मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, ये आसान है। लीनियर अलजेब्रा में जो किया था इसको तो आपने लिखा था u1 e1 प्लस u2 e2 प्लस u3 e3, इसको भी ऐसे एक्सपेंड करके लिखा था। फिर इधर तीन टर्में थी, इधर तीन टर्में थी, यहाँ पे भी थ्री टर्म्स थी, यहाँ पे भी थ्री टर्म्स थी, उनका डॉट लिया था और वो नौ टर्में बन गई थी। इसे लिखा है, इन दोनों का डॉट लिया है, क्रॉनिकल डेल्टा अभी जो आपने फार्मूला पढ़ा है वो अप्लाई किया है, और ये आंसर आ गया। ये वही डॉट प्लॉट का फार्मूला है जो मैंने पहले अप्लाई भी किया था और मैंने कहा था करवा दूंगा, और ये जो रिकॉल किया हुआ ये वही है। अब देखें, अगर आपके दिमाग में आता है यू आई पे क्यों नहीं अप्लाई किया, जुबानी देख लें, यू आई पे भी हो जाएगा अप्लाई। करना एक पे ही है, एक से मुराद या वीजे पे करना है या यू आई पे करना है, दोनों पे नहीं करना। बीजे को बाहर ले जाएं, यू आई को अंदर ले जाएं, तो अब यू आई आ जाएगा ना, तो इसका मतलब है कि आई फिर जे के बराबर होना चाहिए, तो यू आई डेल्टा आई जे हो जाएगा यू जे, तो बन जाएगा वीजे यू जे, वही वही चीज है। ये मैंने जुबानी बोला है, फिर सुन लीजिएगा। तो बस मैंने लेक्चर यहाँ तक रखा है, देखें ये पूरा करा तो बहुत लेंथी रहता, तो इसको एक बार फिर सुने, इस पे घबराने की जरूरत नहीं है, ये कोर्स बड़ा इंटरेस्टिंग है, पुरानी चीजें आसान ही होंगी, जो लेंथी थी वो शॉर्ट हो जाएंगी। ये देख लें, ये फार्मूला भी शॉर्ट हो गया, इसका प्रूफ भी शॉर्ट हो गया। तो फिलहाल मैं यहाँ तक ही रखता हूँ। ये लीजिए, कोई क्वेश्चन होंगे तो जरूर पूछ लीजिएगा, और आई एम अवेलेबल। और इस लेक्चर को भी देखें, बार बार सुन लीजिएगा, ये ब्लेसिंग ही है कि आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर मौजूद है। लीजिए, यहाँ तो हैप्पी एंडिंग आ गई, उम्मीद है कि हो गई होगी, घबराने की जरूरत नहीं है, और ये लेक्चर समझेंगे अगला ऑटोमेटिकली समझ आएगा। ये आ गया जी एंड ऑफ लेक्चर 1A। अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 1B में।